बैक फिर एम्बिशन क्लासेस आप का स्वागत करती है। आज मनोविज्ञान की क्लास में आपका फिर स्वागत करते हैं। बोरिंग विषय आपको लगता होगा ज़रूर, पर 30 नंबर लाने हैं तो इस बोरिंग विषय को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, इस वीडियो को स्किप ना करें। आपको अगर धैर्य नहीं है, ADHD की बीमारी है, तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ट्वाइस टाइम कर दे, दुगुनी कर दे। हो सकता है आपके लिए ये थोड़ा फ़ायदेमंद रहे। आज अधिगम के एक सिद्धांत की बात करेंगे अपन ने पिछले चैप्टर में 2 अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे। आज अपन 2 और अधिगम के सिद्धांत पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस सिद्धांत का नाम है, एक तो है निदर्शन सिद्धांत, इस नाम से ही समझ गए होंगे, और इसी निदर्शन सिद्धांत को कहा जाता है मॉडलिंग थ्योरी। निदर्शन सिद्धांत या मॉडलिंग सिद्धांत भी कहते हैं। इसी मॉडलिंग सिद्धांत को एक नाम और दिया गया है, प्रतिरूपण सिद्धांत। प्रतिरूपण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रतिरूपण के आगे एक शब्द और लगा सकते हैं अपन, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। यह नाम भी आता है, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, इस नाम से भी अपन जान सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अक्सर पूछा जाता है वो नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, वह भी एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है अधिगम का। अब सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को एक और नाम दिया गया था, वो है प्रेक्षणात्मक अधिगम। प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं, और इसी को कहा जाता है अनुकरणात्मक अधिगम। अनुकरणात्मक अधिगम भी कहते हैं। अब परीक्षा में आपको लगता होगा कि सामाजिक अधिगम बहुत छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन ये जितना छोटा दिखता है उतना है नहीं। इससे संबंधित कितने प्रश्न और आ सकते हैं उसकी व्याख्या करेंगे अपन। प्रश्न की प्रकृति क्या होती है और उसका क्या अप्लाइड क्वेश्चन बन सकता है, सब विस्तार से बात करेंगे अपन। सबसे पहले तो बात करें इसका प्रतिपादन करने वाले कौन व्यक्ति थे। तो इसका प्रतिपादन करने वाले व्यक्तियों में 2 नाम आते हैं, आपको एक ही नाम याद होगा, एक नाम अक्सर चलता रहता है, वह है अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा, ये अल्बर्ट बांडुरा का संबंध कनाडा से था। और इसके साथ ही एक नाम और पूछा गया था जो अक्सर किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन आपको याद रखना है, R.H. वॉल्टर्स। ये इम्पोर्टेंट है दोनों ही नाम। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत केवल अल्बर्ट बांडुरा की देन नहीं है, यह 2 व्यक्तियों का सामूहिक प्रयास था। और ये 2 व्यक्ति आपको याद रखते हैं, अल्बर्ट बांडुरा, और अल्बर्ट बांडुरा के साथ है R.H. वॉल्टर्स। इन दोनों की ही एक किताब थी, उस किताब का नाम याद रखना है, सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इसका नाम, सोशल लर्निंग। ये दोनों की किताब थी सम्मिलित रूप से, सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यह किताब है वह अल्बर्ट बांडुरा और R.H. वॉल्टर्स द्वारा लिखी गई थी। और इसी किताब में उन्होंने अपना अधिगम का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत का नाम उन्होंने रखा था, वो था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये दोनों ही नाम याद रखने आपको, अल्बर्ट बांडुरा और R.H. वॉल्टर्स। अब यहाँ इन सिद्धांत में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी, 2 चीज़ें आप समझें। व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देख कर सीखता, सबसे बड़ा आउटकम यही था। एक व्यक्ति है, वह कैसे सीखता है, तो दूसरे के व्यवहार को देख कर सीखता है। सामाजिक अधिगम में एक व्यक्ति का सीखना है, वह कहीं न कहीं दूसरे के व्यवहार को देख कर सीखना होता है। अब इसी कंसेप्ट में अपन चलेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के व्यवहार को देख कर सीखता है, यानी कि दूसरे का व्यवहार और उस व्यवहार को देखना और देख कर सीखना। तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए एक दूसरा टर्म यूज़ किया था कि व्यक्ति जब दूसरे के व्यवहार को देख कर सीखता है तो व्यक्तित्व का विकास, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, वह कहीं न कहीं सामाजिक अधिगम की देन है। ये दोनों ही पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट है, इससे जुड़े हुई है कि एक व्यक्ति का व्यवहार है वह दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर बदलता है, और इसी से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सी उससे ही
अल्बर्ट बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रारंभ किया। अब देखें, दूसरे के व्यवहार को देखना तभी संभव है जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आया जाए। किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखने के लिए उससे संपर्क जरूरी है, और उससे संपर्क से उसको देखना और उससे सीखना, मतलब विधि कौन सी हो जाएगी? अनुकरण। तो इस परिभाषा से या इस जो कोटेशन है उससे दो चीज़ें निकली कि सामाजिक अधिगम का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? संपर्क के द्वारा। और सीखने की विधि कौन सी होगी? यहाँ पे सीखने की विधि होगी अनुकरण। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है कि सामाजिक अधिगम की शुरुआत संपर्क के द्वारा होती है, और सामाजिक अधिगम की विधि जो होती है, व्हाट इज़ द मेथड, तो अनुकरण द्वारा व्यक्ति इससे सीखता है, और ख़ासकर विशेषकर बच्चे हैं वो इसी के द्वारा सीखते हैं। तो ये हो गया अपना बेसिक सामाजिक अधिगम के बारे में। अब सामाजिक अधिगम में उसको समझाने के लिए उसने दो प्रयोग किए थे। इन दोनों प्रयोग की व्याख्या पूरी नहीं करेंगे, दोनों प्रयोगों का नाम आपको याद होना चाहिए। एक तो है बेबी डॉल प्रयोग, और बेबी डॉल प्रयोग के बाद एक आता है जीवित जोकर। ये दो प्रयोग थे, वह अल्बर्ट बांडुरा द्वारा ही किए गए थे, और दोनों का संबंध है वो कहीं न कहीं इसी सामाजिक अधिगम या प्रेक्षणात्मक अधिगम से संबंधित है। और इस प्रयोग के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक व्यक्ति क्या क्या सीख सकता है। तो कुछ गुणों की बात की थी, उन गुणों को सर्वाधिक सीखने में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, और यह है आक्रामकता। एक व्यक्ति के अंदर जो आक्रामकता आती है वह सामाजिक अधिगम के कारण आती है। आक्रामकता के बाद दूसरा है परोपकार की भावना। परोपकार की भावना कहीं कहीं सामाजिक अधिगम के द्वारा ही आती है। परिश्रम की भावना सामाजिक अधिगम का ही परिणाम है। इसके द्वारा ही नम्रता, आप में नम्रता का गुण है, सामाजिक अधिगम का ही परिणाम है। आदर करना किसी का सामाजिक अधिगम का ही परिणाम है। और आलस्य का भाव उत्पन्न होना, यह भी सामाजिक अधिगम का भाव है। सी-टेट में पूछा गया था नम्रता के बारे में कि एक बच्चा है, वह किसी मूवी को देखकर या चलचित्र को देखकर धीरे धीरे अपने व्यवहार को नम्र बना देता उसके पात्र के अनुसार, तो यह कौन सा अधिगम हुआ? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सामाजिक अधिगम के द्वारा कौन कौन से गुणों का विकास होता है। तो सामाजिक अधिगम के द्वारा कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? आक्रामकता, परोपकार, परिश्रम, नम्रता, आदर और आलस्य। और ये नम्रता और आदर ये विशेष रूप से उपयोगी है, उन दोनों को याद रखना है। अब सीधा सा चीज़ है, फिर मैं बता देता हूँ कि सामाजिक अधिगम की शुरुआत संपर्क के द्वारा होती है, और किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति उसके व्यवहारों का अनुकरण करता है, और अनुकरण करते करते वह सीख जाता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि एक चरण में ही सीख गया। तो अल्बर्ट बांडुरा ने इस सामाजिक अधिगम को समझाने के लिए 3 चरण दिए थे। ये 3 चरण, वैसे 4 चरण की बात की जाती है लेकिन चौथा चरण है ही नहीं, उसने तीसरे चरण में ही अपना चौथा चरण बता दिया था। अब उन चरणों की बात करेंगे अपन, कौन कौन से ऐसे चरण हैं जो बताए थे। तो सबसे पहले है अवधान अवस्था। अवधान अवस्था, अवधान अवस्था के बाद ही दूसरा चरण शुरू होता है, वह है धारणात्मक अवस्था। धारणात्मक अवस्था, और धारणात्मक अवस्था के बाद तीसरा चरण शुरू होता है, वह है पुनरुत्पादन अवस्था। पुनरुत्पादन अवस्था, और एक चौथी अवस्था कई किताबों में गाइड्स में लिखी आती, लेकिन चौथी अवस्था नहीं है। इसी चौथी अवस्था को उसने नाम दिया था पुष्टिकरण। लेकिन पुष्टिकरण है वो पुनरुत्पादन का ही एक भाग है। अब आपको यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा समझ जाएंगे कि तीनों पॉइंट है उसका क्या मतलब है। एक बच्चा है, वह किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो किस प्रकार सीखेगा? तो सबसे पहले तो जिस व्यक्ति के संपर्क में आता है वह व्यक्ति उसके लिए एक प्रतिमान का काम करता है, और इसी प्रतिमान को कहेंगे अपन मॉडल। क्या कहेंगे? मॉडल। इसलिए इस थ्योरी को मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो सीखने की यानी कि सामाजिक अधिगम की सबसे पहली अवस्था कहलाती है अवधान, और इस अवधान का मतलब है किसी व्यक्ति का प्रतिमान के संपर्क में आना।
कोई भी व्यक्ति है वह प्रतिमान हो गया, उसके संपर्क में आना और उसके संपर्क में आने के बाद उसके व्यवहार का अनुसरण करना। यहाँ अनुसरण का मतलब है उसकी नकल करना या जो भी है अनुसरण करना। लेकिन एक व्यक्ति का प्रतिमान कैसा हो तभी वो व्यक्ति अनुसरण करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ बताई कि एक बालक उसी का अनुसरण करेगा, उसी प्रतिमान का अनुसरण करेगा जो कैसा हो, आकर्षक हो। प्रतिमान का आकर्षक होना ज़रूरी है, प्रतिमान का लोकप्रिय होना ज़रूरी है। प्रतिमान आकर्षित होना चाहिए, प्रतिमान लोकप्रिय होना चाहिए, प्रतिमान है वह रोचक होना चाहिए और प्रतिमान है वह लोकप्रिय होना चाहिए। अब आपने भी कभी न कभी किसी के व्यवहार का अनुसरण किया होगा तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति के व्यवहार का ही अनुसरण किया होगा आपने जो आकर्षक हो, लोकप्रिय हो, रोचक हो या फिर और भी कोई गुण हो उसमें। आप मेरे व्यवहार का कभी अनुसरण करेंगे ही नहीं, क्योंकि न तो मैं आकर्षक हूँ, ना मैं लोकप्रिय है, ना मैं रोचक हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। और साथ साथ में व्यक्ति का सफल होना भी ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए उसी प्रतिमान का चुनाव करता है जिसमें आकर्षकता हो, रोचकता हो, लोकप्रियता हो और सफलता हो। बाकी कोई भी हर व्यक्ति के व्यवहार का अनुसरण नहीं कर सकता है। अब दूसरा, जब उसके व्यवहार का अनुसरण करेगा तो धीरे 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 उसके व्यवहार को जो वहाँ से अनुसरण किया उसने उसको धारण करने का प्रयास करेगा। अब धारण किसको करना है? व्यवहार को धारण करना। अब उस व्यवहार को अपने अंदर है वह समाहित करने लगेगा। और समाहित करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करेगा? ज्ञानात्मक प्रक्रिया। ये प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक अधिगम में धारणात्मक अवस्था में किसी व्यवहार को धारण करने के लिए एक बालक या एक व्यक्ति वो कौन सी प्रक्रिया का पालन करता है? ज्ञानात्मक प्रक्रिया। लेकिन हो सकता है उसका ज्ञान है वो इतना विकसित नहीं हो, तो वह दो प्रकार के व्यवहार सीख सकता है। या तो वह सीखेगा सकारात्मक, या हो सकता है जिस व्यवहार का अनुसरण कर रहा है और जिस व्यवहार को धारण कर रहा है वह नकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए इसके जस्ट बाद तीसरी अवस्था शुरू होती है कि सकारात्मक और नकारात्मक। इनमें से समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को अपनाना। समाज द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार है उस स्वीकृत व्यवहार को अपनाना, और जो भी समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार है उनको क्या कर देना है? त्याग देना है। इसी चीज़ को कहा जाता है पुनरुत्पादन। और जो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार अपनाते अपनाते वह उसकी स्थायी आदत बन जाती है और वही क्रिया कहलाती है पुष्टिकरण। फिर समझ ले, एक व्यक्ति किसी प्रतिमान के संपर्क में आएगा, वह अवधान अवस्था कहलाती है। उस प्रतिमान के व्यवहार को धारण करेगा, ये धारणात्मक अवस्था है। और उस प्रतिमान के जितने भी व्यवहार जो धारण किए हैं उसमें से केवल समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार है उसको अपनाना, और जितने भी अस्वीकृत व्यवहार है उनका त्याग कर देना, यही कहलाता है पुनरुत्पादन। और स्वीकृत व्यवहार है उनको धीरे धीरे अपनी आदत बनाना, ये बन गया पुष्टिकरण। तो अल्बर्ट बांडुरा एंड R.H. वॉल्टर्स के अनुसार सामाजिक अधिगम की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। और अगर चौथी पूछ ली जाए, वैसे है नहीं ये, लेकिन चौथी पूछ ली जाए तो ये हो जाएगी पुष्टिकरण, कि स्वीकृत व्यवहारों को आदत में लाना, यही पुष्टिकरण कहलाता है। तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपको याद रखना है, इतना छोटा नहीं है। इनके 2 प्रयोग है उनको भी याद रखना है। अब अगले सिद्धांत की ओर चले अपन। तो अगले सिद्धांत का नाम है कुर्ट लेविन का सिद्धांत। और इसी कुर्ट लेविन के सिद्धांत को कहा जाता है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। कहते हैं कि कुर्ट लेविन एक संज्ञानवादी विचारक थे और गेस्टाल्टवाद से अलग होकर उन्होंने इसी सिद्धांत का निर्माण किया था कुर्ट लेविन ने। अब ये एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये क्षेत्रीय सिद्धांत देने वाले ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। मैंने एक गणितज्ञ की और बात की थी, डेकार्टे एक गणितज्ञ था, वैसे कुर्ट लेविन भी एक गणितज्ञ थे
इन्होंने गेस्टाल्टवाद से अलग होकर अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको कहा था क्षेत्रीय सिद्धांत। और इन्होंने अपना ये क्षेत्रीय सिद्धांत किस किताब में दिया, ये किताब का नाम भी याद रखना है। देखो हर किताब है वो इम्पोर्टेंट है। फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। और ये फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी किताब लिखी थी कुर्ट लेविन ने ही। तो कुर्ट लेविन वास्तव में एक गणितज्ञ थे और इस गणितज्ञ ने ही अपना एक सिद्धांत दिया था और इन्होंने ही पहला एक सूत्र प्रतिपादित किया था व्यवहार के लिए, उसकी भी बात करेंगे। अब क्या होता है देखें, इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है शॉर्ट में समझेंगे। किताबों में तो 2-3 पेज भरे हुए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कैसे सीखता है, तो एक व्यक्ति हमेशा वातावरण के संपर्क में रहता है और वातावरण के द्वारा ही सीखता है। मतलब व्यक्ति है वह अपने चारों तरफ वातावरण से घिरा रहता है और इस वातावरण के प्रति अनुक्रिया करके ही अपने व्यवहार में वह परिवर्तन करता है। अब ये वातावरण है वह कितने प्रकार का हो सकता है, तो कुर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति का वातावरण 2 तरीके से विभाजित किया। एक तो होता है संज्ञानात्मक वातावरण और एक होता है व्यक्ति का सामाजिक वातावरण। मतलब व्यक्ति है वह इसी प्रकार के वातावरण में अपने आप को समेटे हुए है। संज्ञानात्मक वातावरण की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। व्यक्ति की बुद्धि संज्ञानात्मक वातावरण है, व्यक्ति का चिंतन एक संज्ञानात्मक वातावरण है, व्यक्ति के संवेग संज्ञानात्मक वातावरण है और व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियाँ है, यह भी मूल प्रवृत्तियाँ संज्ञानात्मक वातावरण की उस श्रेणी में आती है। तो व्यक्ति इनसे भी सीखता है और व्यक्ति सामाजिक वातावरण से भी सीखता है। और सामाजिक वातावरण का मतलब हो गया एक व्यक्ति का परिवार, एक प्रकार से सामाजिक वातावरण है, एक व्यक्ति का समाज बिल्कुल सामाजिक वातावरण है और एक व्यक्ति का विद्यालय, यहाँ बच्चों से बात करेंगे तो ये तीनों तीन है वह सामाजिक वातावरण की श्रेणी में आते हैं। और व्यक्ति कैसे सीखता है, तो इन दोनों वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के लिए ये दोनों ही वातावरणों का महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हीं दोनों ही वातावरण को उन्होंने नाम दिया, इन सबको मिला दिया। एक व्यक्ति का सामाजिक वातावरण और संज्ञानात्मक वातावरण मिलाकर एक व्यक्ति के जीवन देश का निर्माण करते हैं। लाइफ स्पेस नाम दिया था इसको, जीवन देश, लाइफ स्पेस। इस लाइफ स्पेस के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है और इस जीवन देश की व्याख्या उन्होंने अपनी किताब फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी में की थी। और ये पूरा सिद्धांत देने के बाद उन्होंने अधिगम के लिए या व्यवहार परिवर्तन के लिए एक सूत्र दिया था। ये सूत्र पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति के व्यवहार के परिवर्तन के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो सूत्र दिया था बी मतलब व्यक्ति का व्यवहार इज इक्वल टू एफ इंटू पी इंटू ई। यहाँ पे सब चीज़ों का क्या मतलब है, बी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है और ई का मतलब क्या होता है, यह बिल्कुल उन्होंने व्याख्या की थी। बी का मतलब होता है बिहेवियर यानी कि व्यक्ति का व्यवहार। एफ का मतलब क्या फैक्टर यानी कि कारक। पी का मतलब क्या पर्सन का मतलब जो व्यक्ति है वह। और ई का मतलब हो गया वातावरण। तो एक व्यक्ति के व्यवहार को कितनी चीज़ें प्रभावित करती है, इतनी चीज़ें प्रभावित करती है। तो ये अधिगम का एक सूत्र दिया था, वह सूत्र देने वाले व्यक्ति कौन थे, कुर्ट लेविन। बिल्कुल याद रखें, बी बराबर एफ ब्रैकेट पी इंटू ई। इसको देखा जाए तो वास्तव में ये ऐसा ही होता है, एफ इंटू पी इंटू ई। गणित वाले जानते होंगे इसका मतलब यही होता है क्योंकि तीनों में गुणा है, पर इसको बिल्कुल इसी क्रम में लिखा था, इसलिए क्रम आपको याद रखना। ये गणित नहीं है, ये मनोविज्ञान है। ये हो गया कुर्ट लेविन का सिद्धांत और इसी सिद्धांत को नाम दिया था अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। अब अगले सिद्धांत की बात करें अपन, अधिगम का अगला सिद्धांत है वह उतना इम्पोर्टेंट है और ये सिद्धांत नहीं है वैसे तो, रॉबर्ट गैने, इसका नाम आपने सुना होगा।
इसी रॉबर्ट गेने को रॉबर्ट गैगनी भी कहा जाता है और पूरा नाम है रॉबर्ट एम गेने, RM गेने। वास्तव में अधिगम का सिद्धांत नहीं है, यह बताता है अधिगम के सोपान, लेकिन हम इसको अधिगम के सिद्धांत के अंदर ही ले रहे हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम हो गया श्रृंखलाबद्ध अधिगम सिद्धांत। श्रृंखलाबद्ध अधिगम इस नाम से भी जाना जाता है। इसी सिद्धांत को कहते हैं चरणबद्ध अधिगम, चरणबद्ध अधिगम भी कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है अधिगम के सोपान। इसी को ही अधिगम के सोपान के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर कह देते हैं यह अधिगम के सोपान बताता है, ना कि एक अधिगम का सिद्धांत है। फिर भी रॉबर्ट गेने के बारे में पूछा जाता है। अब इनकी पुस्तक की बात करें तो इन्होंने अपने अधिगम के चरण बताने के लिए एक पुस्तक लिखी थी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। देखो ये सब किताबें आपको याद रखनी है। जैसे कि अल्बर्ट बांडुरा के बारे में बताया था, सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बताया था। इसके बाद दूसरा बताया था अपन ने कोट लेविन की किताब द फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, और द कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब है वह किसने दी थी या किसने लिखी थी? रॉबर्ट एम गेने ने। और इसी किताब के अंदर उसने अधिगम के जो भी सोपान है उसकी बात की थी। अब अधिगम के सोपान क्या होते हैं उसकी बात करेंगे अपन। अधिगम के सोपानों की बात करें तो अधिगम के सोपान के लिए उन्होंने 8 सोपान बताए थे। इन 8 सोपानों को मैं लिख रहा हूँ, एक बार पूरे लिख देता हूँ। सबसे पहला तो है संकेतात्मक या सांकेतिक अधिगम। सबसे पहला यही होता है सांकेतिक अधिगम। सांकेतिक अधिगम के बाद दूसरे नंबर पर आता है उद्दीपक अधिगम। उद्दीपक अधिगम। उद्दीपक अधिगम के बाद तीसरे नंबर पर आता है तीसरे नंबर पर आता है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम के बाद चौथे नंबर पर आता है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम के बाद 5वें नंबर पर आता है बहुविभेदनात्मक अधिगम। इसको तुलनात्मक अधिगम या अवबोधनात्मक अधिगम भी कहते हैं। 6ठे नंबर पर आएगा समप्रत्यय अधिगम। समप्रत्यय अधिगम। समप्रत्यय अधिगम के बाद 7वें नंबर पर आएगा सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम के बाद 8वें नंबर पर आएगा समस्या समाधान अधिगम। अब देखें इसको, ये सीखने के 8 चरण बताए थे वह रॉबर्ट गेने द्वारा ही बताए गए थे। इसमें सबसे पहला वाला सांकेतिक अधिगम है, वह सबसे निम्न स्तर का अधिगम है। निम्न स्तर का अधिगम है, जबकि समस्या समाधान है वह उच्च श्रेणी या उच्च स्तर का अधिगम कहलाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। रॉबर्ट गेने के जो 8 चरण हैं, अधिगम की सोपान की बात करें तो 8 चरण हैं। उस 8 चरणों में सबसे निम्न स्तर का अधिगम कौन सा होता है? तो सबसे निम्न स्तर का अधिगम होता है सांकेतिक अधिगम। और सबसे उच्च स्तर के अधिगम की बात करें तो सबसे उच्च स्तर का अधिगम कौन सा होता है? समस्या समाधान अधिगम। अब इसकी बेसिक की बात कर ले। संकेतात्मक अधिगम, उद्दीपक अधिगम और श्रृंखला अधिगम, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सरलतम अधिगम की श्रेणी में आते हैं। और रॉबर्ट गेने का कहना था मानव दोनों ही इस प्रकार का अधिगम कर सकते हैं। तो मानव और पशु दोनों में ये संभव है। मानव और पशु दोनों ही इस विधि द्वारा सीख सकते हैं। तो कौन कौन से चरण है जो मानव और पशु दोनों में ही पाए जाते हैं? तो कौन कौन से हैं? सांकेतिक अधिगम, उद्दीपक अधिगम और श्रृंखला अधिगम। अब आगे बात करें अपन तो आगे है 3 चरण, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। मतलब 3 निकाल दिए 8 में से तो 5, ये बाकी के 5 बचे, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। यह केवल किसके द्वारा संभव है? मानव द्वारा ही संभव है। तो ये बेसिक चीज़ें 8 चरणों की उनकी बात कर ली अपन ने। तो 8 चरण हैं जो रॉबर्ट गेने के,
उन 8 चरण में निम्न स्तर का अधिगम, उच्च स्तर का अधिगम, मानव एवं पशु द्वारा अधिगम और केवल मानव द्वारा किया जाने वाला अधिगम स्तर कौन सा है, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। अब हर चरण की बात करें अपन, तो हर चरण की क्या विशेषता है। सबसे पहला है संकेतात्मक अधिगम। संकेतात्मक अधिगम का मतलब क्या होता है, समझ लें। कोई व्यक्ति है, वह केवल संकेतों द्वारा सीखता है, ज़्यादा अक्कल लगाने की ज़रूरत नहीं है, संकेतों द्वारा सीखना। और जब आप संकेतों द्वारा सीखते हैं तो बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। तो इस प्रकार आप में जिस आदत का निर्माण होगा वो कैसी होंगी, यांत्रिक। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यांत्रिक आदतों का निर्माण। यांत्रिक आदतों का निर्माण है वह किस प्रकार के अधिगम में आता है, संकेतात्मक अधिगम। जैसे कि मैं बता दूं, आपने एक तो रेड लाइट लेकी होगी, रेड लाइट के बाद आपने ट्रैफिक सिग्नल में एक ग्रीन लाइट लेकी होगी और ग्रीन लाइट के बाद एक ट्रैफिक सिग्नल में होती है येलो लाइट। अब इसके लिए कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है वो भी बता सकता है कि रेड लाइट है वह रुकना है, ग्रीन लाइट का मतलब है चलना है और येलो का मतलब है रेडी, इसके लिए या तो चलने के लिए या रुकने के लिए। तो एक व्यक्ति इन संकेतों से अगर कोई सीखता है तो वह संकेतात्मक अधिगम कहलाता है। और इस प्रकार से व्यक्ति इन लाइट्स को ही देखकर अपने अंदर एक यांत्रिक आदत का निर्माण कर देता है। तो संकेतात्मक अधिगम क्या होता है, संकेतों द्वारा सीखना। और संकेतात्मक अधिगम से किसका निर्माण होता है, यांत्रिक आदतों का निर्माण होता है। यह सबसे पहला चरण था। अब दूसरे चरण की बात करें अपन, दूसरा चरण है उद्दीपक अधिगम। उद्दीपक अधिगम नाम से स्पष्ट है, किसी भी उद्दीपक को देखकर क्रिया करना। और जितने भी अधिगम के सिद्धांत पढ़े उसमें यही आता है, कोई उद्दीपक है उसको देखकर क्रिया करे और व्यक्ति के व्यवहार में इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन हो जाए तो वह उद्दीपक अधिगम की श्रेणी में आता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है श्रृंखला अधिगम। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो यही है, अधिगम सोपान की में श्रृंखला अधिगम क्या होता है, यह आता है तीसरे नंबर पे। अब श्रृंखला अधिगम की बात करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो श्रृंखला अधिगम की बात की थी सबसे पहले एडविन गुथरी ने। मतलब ये श्रृंखला अधिगम दिया वह एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया था, जिसे रॉबर्ट गेने ने अपना तीसरा चरण बना दिया। मतलब अधिगम के सोपान की का जो ये तीसरा चरण है रॉबर्ट गेने का, वह कौन से मनोवैज्ञानिक की थ्योरी पर आधारित है, एडविन गुथरी। ये इम्पोर्टेंट है, ये रॉबर्ट गेने का अपना सिद्धांत नहीं था। और इसके अनुसार श्रृंखला का मतलब क्या है, क्रमानुसार, क्रमानुसार सीखना या फिर किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार प्रस्तुत करना, किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार प्रस्तुत करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी बालक को गिनती सिखाई जाए तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट सिखाया जाए तो ABCDEFG, या फिर कह सकते हैं AIEE, क्रम क्रम निश्चित क्रम है, इसी निश्चित क्रम में ही सिखाया जाए तो वो जल्दी सीख लेता है। अधिगम का ये सिद्धांत कहता है कि विषय वस्तु को जितना क्रमानुसार प्रस्तुत करेंगे उतना अधिगम तीव्र गति से होगा, और जितना बिल्कुल अस्त व्यस्त प्रस्तुत करेंगे तो अधिगम है वह तीव्र गति से नहीं होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था इन्होंने कि जैसे कि मान लो एक बच्चा लिख रहा है ABCDEF, इस प्रकार से उसने कुछ लिखा, तो यहाँ पे अध्यापक को पूरी श्रृंखला पर ध्यान देना है और श्रृंखला में बच्चे ने कहाँ गलती की है उसको नोटिफाई करना है। तो मैं यहाँ अभी एक सर्कल मार देता हूँ, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल। अब बीच में बच्चे ने लिख दिया एक स्मॉल लेटर। मतलब यहाँ पूरी श्रृंखला में गलती कहाँ की है, यहाँ पे की है। तो पूरी श्रृंखला में सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे गलती हुई है उसमें ही सुधार किया जाना चाहिए। यही श्रृंखला अधिगम कहता है। जैसे कि मान लीजिए 2 4 6
8, 9, 10, 12 इस प्रकार से कोई श्रृंखला लिखी किसी बालक ने, और एक अध्यापक है वो कहीं न कहीं हो सकता है वो सम संख्याएं दिखाना चाहता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन बालक ने यहाँ आकर गलती कर दी, तो यहाँ सुधार की आवश्यकता है, न कि पूरी श्रृंखला को काट दिया जाए। तो श्रृंखला अधिगम ये कहता है कि श्रृंखला में जहाँ पे भी कमी है या जहाँ सुधार करना है वहीं पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, ना कि पूरी श्रृंखला पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये श्रृंखला अधिगम हो गया। और इसके लिए एक प्रश्न कई बार आ चुका है, डिस्कस भी हुआ है क्लास में, कि एक लड़की वाला, कि एक लड़की है वह रोज़ कॉलेज से आकर अपना बैग है वो एक पलंग पर पटक देती है, रोज़ यही काम करती है, रोज़ यही काम करती है, यही काम करती है। अब एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये मत रख। अब जैसे ही कहा पर प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन माँ ने क्या किया, जैसे उसने बैग पटका, लड़की को बाहर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया, और लड़की तुरंत समझ गई कि अब उसको इस व्यवहार को बदलना पड़ेगा। तो ये पूरी श्रृंखला में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं थी। इस व्यक्ति का इस लड़की का इस बैग पटकना है वो माँ को पसंद नहीं था, तो व्यक्ति ने अपना व्यवहार बदल दिया। यह व्यवहार है वो कौन सी श्रेणी में आएगा, श्रृंखला अधिगम। ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए इसको जरूर ध्यान दें। ये लड़की वाला उदाहरण किसी एग्जाम में आया है। तो ये श्रृंखला अधिगम, और ये श्रृंखला अधिगम रॉबर्ट गेने का एक सिद्धांत था, और देने वाला व्यक्ति था वास्तव में वो एडविन गुथरी था। अब आगे बात करें अपन चौथे नंबर का, शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम की बात करें तो यह केवल मानव द्वारा ही संभव है। अब यहाँ से जो सिद्धांत शुरू होंगे अधिगम के सोपान, वह केवल मानव द्वारा ही संभव है। शाब्दिक अधिगम का मतलब है शब्द के महत्व को समझना। शब्द के महत्व को समझकर आप कोई उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब होता है आप शाब्दिक अधिगम कर रहे हैं। इसी के लिए रॉबर्ट गेने ने एक वर्ड यूज़ किया था, कोडिंग एंड डीकोडिंग। कोडिंग एंड डीकोडिंग लेवल, ये भी आपको मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में, कोडिंग एंड डीकोडिंग लेवल। यह किसके लिए उपयोग में लिया था, शाब्दिक अधिगम की श्रेणी में। जैसे कि आपको एक प्रश्न पूछा जाए, राजस्थान की राजधानी है। अब राजस्थान की राजधानी है, तो राजधानी शब्द आते ही आपका शब्द की महत्ता को समझे और आपने उत्तर दिया जयपुर। लेकिन इसके बीच में एक शब्द मैं जोड़ दूँ, इसके बाद आपका उत्तर बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो यहाँ मैं कर दूँ राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, तब इस राजधानी शब्द का उपयोग है वो कम हो जाएगा महत्ता, और इसकी महत्ता बढ़ जाएगी। अब राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ जोधपुर, लिख दिया, क्योंकि सारा कल्चर वहीं मारवाड़ से ही निकला है। तो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी, जोधपुर। एक शब्द है, उस शब्द ने इस पूरे प्रश्न के उत्तर को बदल दिया, इसीलिए इसी को कहा जाता है शाब्दिक अधिगम। ये थोड़ा याद रखें, कोडिंग एंड डीकोडिंग लेवल ऑफ लर्निंग, यह किससे संबंधित है, शाब्दिक अधिगम से, और यह भी किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया था। चौथा हो गया। अब पांचवें में चलते अपन, बहुविभेदनात्मक अधिगम। बहुविभेदनात्मक अधिगम क्या होता है, या बहुविभेदनात्मक अधिगम सोपान क्या होता है। यहाँ बहुविभेदनात्मक अधिगम का मतलब आप फिर समझ ले, एक उदाहरण द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके सामने दो उद्दीपक है, उद्दीपक प्रथम और उद्दीपक सेकंड। ये दो उद्दीपक है। अब दोनों ही आपके लिए समान हैं। इन दोनों ही उद्दीपकों में अगर आपने अंतर करना सीख लिया, तब यह कहलाएगा विभेदन, और इसी का नाम दिया गया है बहुविभेदनात्मक अधिगम। यह तभी आएगा जब आप में अंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए इसको बोला गया है अवबोधनात्मक या अवबोधनात्मक अधिगम भी बोला जाता है। कैसे, तो आपने कहीं कहीं सुना होगा समानार्थी शब्द, एक कनक सुना है और दूसरा भी आपने सुना होगा कनक। कनक कनक, कनक का मतलब क्या होता है, सोना, और कनक का मतलब एक होता है धतूरा। अब कौन सा कनक है वो सोना, हो सकता है इसका भी हो इसका भी हो, क्योंकि दोनों समान हैं। लेकिन जब तक इसका वाक्य में प्रयोग नहीं होगा,
तब तक अपन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कनक है, उसका मतलब सोना है, और कौन सा धतूरा है। एक गाने की लाइन हम कक्षा में अक्सर बताते ही है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब दोनों ही सजना है, सजना है मुझे सजना के लिए, लेकिन गाने की लाइन सुनेंगे तभी कौन सा सजना का अर्थ क्या होता है वो समझ पाएंगे। गाने की लाइन में सजना है मुझे, इसका मतलब हो गया तैयार होना है, और सजना के लिए मतलब किसके लिए तैयार होना है, अन्यथा ना लें, यह एक उदाहरण ही है, किसके लिए तैयार होना है। तो ये दो उद्दीपक है, दोनों उद्दीपकों में आपने अंतर करना सीख लिया, तब ये बन जाएगा बहुविभेदनात्मक अधिगम। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे चले अपन, तो आगे आएगा आपका सम प्रत्यय अधिगम, छठे नंबर का सम प्रत्यय अधिगम, कंसेप्चुअल लर्निंग। अब सम प्रत्यय क्या होता है? तो सम प्रत्यय के लिए अपन ने कई बार बता दिया है कि किसी शब्द को सुनते ही आपके मस्तिष्क में, जैसे आपने कोई शब्द सुना, आपके मस्तिष्क में एक बिंब बन जाएगा, यानी कि मस्तिष्क में बनने वाला बिंब, यही आपका कंसेप्ट कहलाएगा। आप डायनासोर का नाम सुनते हैं तो डायनासोर की आपके अंदर एक छवि बन जाती है। आपने हाथी सुना तो हाथी सुनते ही घोड़ा सुना, एक छवि बन गई। मैं कहूँ चाय की तपेली, अगर चाय की तपेली भी बोलूँ तो डेफिनेटली आपके मस्तिष्क में एक इमेज बन जाएगी, लेकिन वह इमेज चाय की तपेली वैसी आपको दिखेगी कि जो आपके घर में, मेरे घर में वो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं मेरे घर में कैसी है। तो यह संप्रत्यय अधिगम है, वो पूर्व निर्मित बिंब से प्रभावित होता है। तो किसी शब्द का नाम सुनते ही बनने वाला कंसेप्ट है, वह क्या कहलाता है? सम प्रत्यय अधिगम। तो ये सम प्रत्यय अधिगम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप के ऊपर जलता हुआ पानी फेंक दिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस वाला, तब तो आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा एक कंसेप्ट बन जाएगा, ये कहलाता है सम प्रत्यय अधिगम। और इसी सम प्रत्यय अधिगम के बाद बनता है सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम का मतलब क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ही सरल है। किसी घटना को बार बार देखने के बाद उसका आप क्या कर दे? नियमीकरण कर दे, तो वही बन जाता है आपके लिए सिद्धांत। जैसे कि एक वस्तु को ऊपर फेंका गया, हमेशा नीचे आती है, यानी कि आपने एक नियमीकरण कर दिया, ऊपर फेंकी हुई वस्तु है वो हमेशा कहाँ आती है? नीचे आती है। तो आपने एक थ्योरी बना दी। दूसरा है, आपने एक इसको लात मारी और आपने इसको एक लात मारी, तो इसको लात मारने पर ये तो लुढ़केगा, लेकिन इसको लात मारने पर नहीं लुढ़केगा। तब आपने कह दिया कि गोलाकार वस्तुएं हमेशा लुढ़कती है, गोलाकार वस्तुएं हमेशा लुढ़कती है। तो जब इस प्रकार से आपने सीख लिया तो ये कहलाता है सिद्धांत कहलाता है। यहाँ फिर समझ लें कि जितनी भी चीज़ें सीखी गई हैं उनका एक सरल नियम बना दे या उसका आप नियमीकरण कर दे तो यह सिद्धांत अधिगम की श्रेणी में आता है। तो ये छठा पॉइंट हो गया और ये सातवां पॉइंट हो गया। अब रॉबर्ट गेने के 8वें पॉइंट की बात करें अपन, तो वह कहलाता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। और अपन ने सबसे पहले इसकी व्याख्या कर ली थी कि रॉबर्ट गेने के अनुसार सबसे निम्न अधिगम स्तर कौन सा होता है? संकेतात्मक अधिगम होता है। और रॉबर्ट गेने के अनुसार सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है? समस्या समाधान। अब समस्या समाधान करने के लिए यह तभी संभव है जब एक व्यक्ति में तर्क क्षमता हो, तर्क क्षमता के साथ साथ उस व्यक्ति में चिंतन की योग्यता होनी चाहिए, चिंतन की योग्यता। इस चिंतन की योग्यता के साथ साथ उस व्यक्ति में बुद्धि के प्रयोग करने की भी योग्यता होनी चाहिए, तो बुद्धि का प्रयोग। अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है वो समझें। समस्या समाधान अधिगम उन्हीं बालकों में या उन्हीं व्यक्तियों में होता है जिसमें तर्क करने की क्षमता हो, जिसमें चिंतन करने की योग्यता हो और जिसमें बुद्धि का प्रयोग करने की योग्यता हो। तो यह इसलिए अधिगम का सोपान है, उसका उच्च स्तर कहलाता है। इसी को बोलते हैं अधिगम का अंतिम स्तर बोलते हैं, और इसी को बोला जाता है अधिगम का बौद्धिक स्तर।
अधिगम का बौद्धिक स्तर भी कहा जाता है। तो ये रॉबर्ट गेने का सिद्धांत हो गया। तो आज अपन ने जो 3 सिद्धांत पढ़े उसकी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बाद अपन ने पढ़ा क्षेत्रीय सिद्धांत, और क्षेत्रीय सिद्धांत के बाद अपन ने तीसरा पढ़ा अधिगम के सोपान, लेकिन सिद्धांत ही मान लें, वह है अधिगम का श्रृंखलाबद्ध अधिगम का सिद्धांत। श्रृंखलाबद्ध अधिगम का सिद्धांत किस किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वह अल्बर्ट बांडुरा, और इसके साथ आपको दूसरा नाम भी याद रखना है, R.H. वॉल्टर्स। इनकी किताब, दोनों की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब भी आपको याद रखनी है। यह किताब थी सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा हो गया अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? कुर्ट लेविन। और कुर्ट लेविन ने कौन सी किताब लिखी? इस किताब के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। कुर्ट लेविन की किताब थी फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी कुर्ट लेविन ने लिखी थी। और तीसरा सिद्धांत है श्रृंखलाबद्ध अधिगम का। तो यह सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट गेने। और रॉबर्ट गेने ने कौन सी किताब लिखी? तो रॉबर्ट गेने द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसका नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो इसी के साथ अपन आज का ये चैप्टर समाप्त करते हैं। कल और अधिगम सिद्धांतों की बात करेंगे। लगभग कल से अब जो अधिगम सिद्धांत है वो बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए बहुत जल्दी निपटा देंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।